हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो है सीडीपी के लेक्चर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रश्नों का निर्माण। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं हैंड डाल लेता हूँ। प्रश्नों का निर्माण, प्रश्नों का निर्माण, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे हेडिंग से पता चल रहा है कि इस हेडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ ये बताया जाएगा कि जो पर्सन है, जो क्वेश्चन है, उनकी क्या उपयोगिता है शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में उनका क्या महत्व है, जो पर्सन होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए, ताकि एक स्टूडेंट के बीच में और एक टीचर के बीच में काफ़ी अच्छा संवाद हो सके। पर्सन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पीरियड में हमें उन सब के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रश्नों का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट हो सकती है बच्चों कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, जिसे बोल सकते हैं आस्क क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्नों का निर्माण करना, क्विज बनाना, क्विज बनाना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है। जब तक आप किसी कक्षा में जो है प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जो उसका जो मूल्यांकन है, जो उसका एवेल्युएशन है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा किसी भी हद तक। तो प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, ये कुशल अध्यापक की पहचान होती है कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, या हमने शिक्षण दिया है, जो हमने पाठ पढ़ाया है, उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछने चाहिए, या जो पूर्व ज्ञान है बच्चे के पास उसे जोड़ते हुए नया ज्ञान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और क्विज बनाना, क्विज का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया है, क्वेश्चन यहाँ से ले लिया है, तो अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है बच्चे का, संपूर्ण विकास देखना है कि किस चैप्टर में कितना था, या पहले कोई बच्चा कमजोर था तो अब कितना है, उसे चीज़ें रिकॉल करानी हो, उसे एक साथ सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करानी हो, या पेपर किस फॉर्मेट में आता है ये हमें बता टच देना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, क्विज बनाना जरूरी होता है। तो जो मैंने अभी आपको 2-3 बातें लिखी हैं, ये सब जितनी भी हैं अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी होती हैं। अच्छे शिक्षण, दैट मीन्स गुड टीचिंग, के लिए जरूरी है। गुड टीचिंग के लिए जरूरी है। तो इन बातों से हम ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जो प्रश्नों का निर्माण करना है वो एक शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इससे अलग और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे बच्चों। कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें आपसे कही भी होंगी और आपने पढ़ी भी होंगी कि जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है वो क्यों किया जाता है या उसकी क्या ज़रूरत है। तो उन मनोवैज्ञानिकों में से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें से बहुत से ने कहा है कि एक कुशल अध्यापक के लिए, एक कुशल अध्यापक जिसे बोल सकते हैं गुड टीचर, एक कुशल अध्यापक के लिए यह जरूरी है, यह जरूरी है कि यह अध्यापक, यह टीचर प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्नों का निर्माण करना, जिसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का निर्माण करना जानता हो, प्रश्नों का निर्माण करना जानता हो, प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्नों का निर्माण करना जानता हो, 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 प्रश्न
जानकर। तो आप ये ना भूलें कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रश्नों का निर्माण। तो इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, क्या क्या बताया गया है, उन सब बात पे हम करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस टर्म को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। अभी जो मैंने लाइन लिखी है तो इनमें से जो मनोवैज्ञानिकों का नाम है रे माउंट, ये उनके अनुसार परिभाषा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है रे माउंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रे माउंट। तो ये जो परिभाषा दी गई है कि अच्छे प्रश्नों को की जो उपयोगिता है कुशल अध्यापक के लिए क्या है, जो इन शब्दों में समझाया गया है, इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं। उसके बाद अब ये मैंने अभी आपको जो है इसकी स्टार्टिंग दी है कि जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है वो क्यों जरूरी है और आपको जो टॉपिक है क्यों पढ़ाया जाता है। अब कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई आपको कि प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, क्विज बनाना चाहिए, और ये सब चीज जो है अच्छे शिक्षण के क्या है लक्षण है। फिर डेफिनेशन दी गई, ये भी आपको बता दी गई। अब इसके आगे चलते हैं, उसमें हेड डालते हैं विशेषताएं, प्रश्नों की विशेषताएं। ये नेक्स्ट हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हम प्रश्न क्यों बना रहे हैं ये तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया, लेकिन प्रश्न बनाने में जो शिक्षण में क्या क्या उपयोगिता है उसके द्वारा हम उसकी विशेषताओं का ज्ञान या अध्ययन करेंगे। तो उसमें जैसे पहली विशेषता हो सकती है कि जो प्रश्न है वो बिल्कुल सरल भाषा में होने चाहिए। नंबर 1, प्रश्न सरल भाषा में होने चाहिए। इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उन्हें समझने में किसी प्रकार का कोई अवरोध सामने ना आए। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है, प्रश्नों के पूछने से जब हम आस्किंग करते हैं क्वेश्चंस को, कक्षा को जीवंत बनाया जा सकता है। कक्षा को जीवंत कह सकते हैं, लाइवली, एनर्जेटिक, जीवंत तथा ऊर्जावान, जिसे मैं बोल रहा हूं एनर्जेटिक, बनाया जा सकता है। दूसरी विशेषता ये हो सकती है। तीसरा, प्रश्नों के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस बालकों की रुचि आवश्यक है। बालकों की रुचि, इंटरेस्ट। प्रश्नों के निर्माण में बालकों की रुचि या प्रश्नों का निर्माण बालकों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। बालकों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। पहले मैं इसकी विशेषता लिख देता हूं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ये विशेषता हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है नंबर 4। अभी हमने जो है 2-3 विशेषताएं पढ़ी हैं, समझी हैं, लिखी हैं। उसके बाद हो सकता है प्रश्नों के द्वारा नंबर 4 है, प्रश्नों के द्वारा कक्षा में शिक्षक यानी कि टीचर तथा बालकों के बीच में सकारात्मक संवाद, जिसे बोल सकते हैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन
सकारात्मक संवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये विशेषता है नंबर 4 कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं किसी कक्षा में तो बालक और शिक्षक के बीच में जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है और उसी के सारे सब चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता हो सकती है विषय को गहनता से जानने का अवसर मिलता है। नंबर 5 विषय को गहनता से जानने का अवसर मिलता है। विषय को गहनता से जानने का अवसर मिलता है। एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि जो डीप स्टडी है वो हो जाती है। डीप स्टडी किसी भी विषय को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर जिससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं, इससे लेकर गहन अध्ययन संभव हो सकता है। इससे आगे और क्या विशेषता हो सकती है नए नए विचार तथा नई नई खोज को बढ़ावा मिलता है। नए विचारों जिसे बोल सकते हैं न्यू थॉट्स तथा खोज यानी कि इन्वेंशन तथा खोज को बढ़ावा यानी कि एनकरेजमेंट मिलता है। ये एक विशेषता हो सकती है। पहले इन सब बातों को समझ लेते हैं एक बार, फिर से रख करके मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो बच्चों जो आज का जो मेन हेडिंग है वो क्या है प्रश्नों का निर्माण। तो साइकोलॉजी में यानी कि स्टडी में ये पॉइंट क्यों है प्रश्नों का निर्माण, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इन सब चीजों का औचित्य है इस टॉपिक से। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, तो पहले मैंने आपको समझाया कि किसी भी कक्षा को अच्छा बनाने के लिए प्रश्न का पूछना, प्रश्नों का निर्माण करना और क्विज बनाना, ये सब चीजें जरूरी हैं ताकि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो है कि एक्टिव बॉन्ड बना रहे और जो है संवाद जो कम्युनिकेशन है वो सकारात्मक दिशा में होता रहे। मैंने बताया कि ये सब चीजें अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है। फिर एक मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजिस्ट, का नाम है रेमाउंड ने इसे इस तरह से डिफाइन किया है कि कुशल अध्यापक जो है, गुड टीचर जो है, उसके लिए यह जरूरी है कि यह अध्यापक प्रश्नों का निर्माण करना जानता हो। तो पहले जो है उस टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है या कोई टीचर पहले से काफ़ी एक्टिव है या आपको स्टडी भी पढ़ाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें इसलिए तो पढ़ाई जा रही है कि आप अगर मान लिया भविष्य में टीचर बनते हैं तो क्या क्या आप अपने बालकों को दोगे, अपने बच्चों को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं या जिसे आप टीच कर रहे हो, उन्हें आप क्या क्या दे सकते हो, प्रश्न किस तरह से बना के दे सकते हो। ये डेफिनेशन दी गई है। अब प्रश्नों की विशेषता लिखनी शुरू करी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रश्न जो है सरल भाषा में होने चाहिए, सरल भाषा सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि जो निम्न स्तर का बच्चा भी है वो उसकी भाषा को आसानी से समझ सके तथा अपने नॉलेज का प्रयोग करके उन सब क्वेश्चनों का जवाब अच्छी तरह से दे सके। उसके बाद विशेषता दूसरी है, प्रश्नों के पूछने से कक्षा को जीवन तथा ऊर्जावान बनाया जा सकता है। अब यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक शिक्षक प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है तो एक एक्टिविटी रोज ऐसी होती है कि जो बोरिंग होकर रह जाती है कि लेक्चर हुआ और समाप्त हो गया, लेक्चर हुआ और समाप्त हो गया। कहीं भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव नजर नहीं आते और ना ही उनमें कोई प्रतिस्पर्धा की भावना होती है उत्पन्न, एक दूसरे आगे निकलने की भावना ही नहीं है। लेकिन अगर मान लिया एक शिक्षक जो है प्रश्न पूछ रहा है और उन्हें कहा जाता है कि भाई आपका जो है इवेल्युएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, कोई बच्चा आगे है, कौन बच्चा पीछे है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। प्रश्नों का निर्माण बालकों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। अब जो प्रश्नों का निर्माण है वो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया हुआ है उसी से संबंधित पूछेंगे या बनाएंगे तो उम्मीद है कि जो बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, तो वे जो अपना आउटपुट देंगे काफ़ी अच्छा देंगे। लेकिन मान लिया प्रश्नों का जो स्तर है वो उनके मानसिक स्तर से ज़्यादा है या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कंटेंट मैटर दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो विचलित हो जाता है और फिर उसका इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षण जो है प्रभावित होता है। उसके बाद नंबर 4 है
प्रश्नों के द्वारा कक्षा में शिक्षक तथा बालकों के बीच में एक सकारात्मक संवाद उत्पन्न हो जाता है। जब टीचर एक प्रश्न पूछेगा और स्टूडेंट जो है बढ़ चढ़ कर उसका जवाब देंगे, आंसर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो एक संवाद है, जो एक कम्युनिकेशन लेवल है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद विषय को गहनता से जानने का अवसर मिलता है। विषय या टॉपिक पे अच्छी पकड़ हो जाती है, क्योंकि पहला पूरा टॉपिक या विषय पढ़ा दिया गया है, अब उसके ऊपर जो है क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीप स्टडी होती ही है। उसके बाद बच्चों नए नए विचारों तथा खोज को बढ़ावा मिलता है। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने हिसाब से लिखना चाहेगा, नए नए शब्दों का प्रयोग करेगा, नई नई चीज को सोचेगा, तो कहीं ना कहीं नए विचारों तथा नई खोज को बढ़ावा भी मिल रहा है इस तरह की एक्टिविटी से। तो ये बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रश्न है उनका निर्माण क्यों जरूरी है और प्रश्नों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं। अब आगे जो हेडिंग करेंगे हम वो है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार, तो अभी हमने इसकी स्टार्टिंग देख ली है, अब मैं सर्व कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रश्नों के प्रकार। पहले हेड डाल लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार, जिसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन के नाम सुने होंगे, तो सब जो है यहीं आने, जैसे मान लिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, या वर्णनात्मक होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, कई प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं, तो उन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा बच्चों आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव टास्क बोल देते हैं। तो पहला है नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, जिसे बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब वस्तुनिष्ठ जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो हम भली भांति जानते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके नीचे फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, और उस प्रश्न के हिसाब से जो भी उसमें उचित होता है उस पर हम निशान लगा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें या तो अंक मिलेगा या अंक नहीं मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन इसमें हम आगे इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। अब जो वस्तुनिष्ठ है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें नंबर 1 ये लिख देते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स को क्या चीज? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। इसमें जो पहला टाइप है वो होता है तृतीया स्मरण प्रश्न। हिंदी में बोलते हैं तृतीया स्मरण प्रश्न, और इन्हें से बोलते हैं रिकॉल टाइप। रिकॉल टाइप। अब उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको सभी चीज समझाऊंगा क्या है कैसे। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। अब प्रत्यभिज्ञान जो होता है वो क्या होता है? रिकॉग्निशन टाइप होता है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूं पहले, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, जिसे बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन टाइप। तो ये दोनों टाइप इसके हो गए हैं बच्चों। ये हो गए हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं उनके। उसके बाद जो पहला है तृतीया स्मरण, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये जो तृतीया स्मरण है रिकॉल टाइप, ये भी 2 प्रकार का होता है। तो इधर लिख लेते हैं कि जो ए है तृतीया स्मरण प्रश्न, तृतीया स्मरण प्रश्न,
जिसे बोला गया था रिकॉल टाइप। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है साधारण प्रकृत्या स्मरण, साधारण प्रकृत्या स्मरण प्रश्न बोलते हैं। इनसे बोल सकते हैं सिंपल रिकॉल टाइप, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, ये तो इसका पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार होता है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बोल देते हैं। तो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न बोल देते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, वो भी इसी में ही आता है। नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, जिसे बोल देते हैं कंप्लीशन टाइप, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस। तो हमने देखा कि जो प्रकृत्या स्मरण है बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये बन गया। अब उसके बाद जो बी है इसका हैंड डाल लेते हैं। बी क्या था? प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, जिसे बोला जाता है रिकॉग्निशन टाइप। ये सब चीज बहुत ध्यान से समझिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अब जिस तरह से जो प्रत्यय स्मरण प्रश्न थे वो तो दो प्रकार के थे, तो जो प्रत्याभिज्ञान प्रश्न है ये 4 प्रकार के हैं। इसमें जो 4 प्रकार के हैं, जैसे नंबर 1 तो होता है सत्य या असत्य प्रश्न। नंबर 1 लिख लेते हैं इस बार। नंबर 1 सत्य असत्य प्रश्न, जिन्हें इसे बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। दूसरा प्रकार होता है मिलान करना, मिलान प्रश्न, जिन्हें बोल देते हैं इंग्लिश में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मिलान प्रश्न हो गया। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, तो अभी 2 और बचे हुए हैं बच्चों। उसमें एक होता है जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप बोल देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल देते हैं। तीसरा है, अब इसका अंतर बताऊंगा मैं आपको, बहु विकल्पीय प्रश्न, इन्हीं से बोल देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो नंबर 4 में बता रहा था वो है वर्गीकरण। अभी मैंने कहा था कि 4 प्रकार के होते हैं, ये है वर्गीकरण प्रश्न, जिन्हें बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। तो पूरा वर्गीकरण हो गया बच्चों। पहले इस पूरे वर्गीकरण को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद जो है स्टेप वाइज सभी को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा कि क्या है, उदाहरण देकर अच्छी तरह से आपको समझाई जाएंगी सब चीज़ें। तो अभी जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों क्या है, प्रश्नों के प्रकार, कि जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो प्रश्न होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अभी क्या चल रहा है, सिर्फ पहले वाला पॉइंट चल रहा है सारा। अभी उसके बाद नंबर 2 भी आना है, नंबर 3 भी आना है। तो सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ये मतलब मेन हेडिंग है हमारा। इसके बाद नंबर 2 नंबर 3 आगे आएंगे, पहले मुझे इसी को सबको डिफाइन करना है आपको। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रत्यय स्मरण प्रश्न, रिकॉल टाइप, यानी कि उन क्वेश्चनों को पढ़ के हम रिकॉल करेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा था, वो सब चीजें रिकॉलिंग होगी, तो इसे बोला गया है प्रत्यय स्मरण प्रश्न। दूसरा है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, रिकॉग्निशन टाइप का मतलब ये होता है, रिकॉल का मतलब सीधा क्या हो गया, स्मृति से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से, कि याद आए कि हमने क्या पढ़ा, जबकि ये नॉलेज से जुड़ा हुआ है। रिकॉग्निशन किसी चीज तभी होती है जो हमारी नॉलेज में हो, जब हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए हिंदी में ज्ञान अक्षर आया है। तो ये 2 प्रकार हो गए, जो एक तो सिर्फ मेमोरी पर आधारित है और दूसरा क्या है, नॉलेज पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं
ये तो मेमोरी पर आधारित हो गया, और ये जो है ये नॉलेज पर आधारित हो गया, ज्ञान पर आधारित हो गया। उसके बाद फिर जब हमने नंबर ए लिया, ये प्रत्यय स्मरण प्रश्न, तो यहाँ बताएगा कि दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। नंबर एक साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्न है, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन, और दूसरा है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान तो आप समझते ही हो, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। बाकी ये चीज क्या है ध्यान देकर मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद बी क्या है, प्रत्यय विज्ञान प्रश्न। ये चार प्रकार के होते हैं। सत्य असत्य आपने पढ़े होंगे, ट्रू एंड फॉल्स। एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा मिलान प्रश्न, मैचिंग टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, दो कॉलम होते हैं और एक कॉलम में मान लिया 4 वर्ड इधर लिखे हुए हैं और इधर भी बी कॉलम में 4 वर्ड लिखे हुए हैं, तो किसका आंसर कैसे है, मैचिंग पढ़ी होंगी आपने, इस तरह से मैचिंग करना कहलाता है। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके विकल्प ज्यादा हो, 4 विकल्प हो, 5 विकल्प हो, तो उन्हें बोलते हैं बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और फिर है वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, वर्गीकरण किया जाता है, और ये भी क्या किया गया है, एक तरह से वर्गीकरण ही किया गया है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा क्वेश्चन कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है। अब इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसे इन सभी चीजों को डीपली पढ़ने वाले हैं, उदाहरण के साथ साथ पढ़ेंगे क्या है, क्यों है और कैसे है, इस चीज को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये आपने देख लिया होगा, तो मैं ये रब कर रहा हूँ और फिर एक एक उदाहरण देकर आपको मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ। अब जो हमें समझने हैं 6 टाइप समझने हैं, क्योंकि 2 से एक प्रकार थे, 4 एक प्रकार थे। अब कौन सा किसका पार्ट है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब सीधा हेडिंग और उस प्रश्न की क्या विशेषता है उसका उदाहरण। तो पहला था बच्चों साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्न, ये पहला हेडिंग था जिसे हम बोल रहे थे सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, ये हमारा पहला टाइप था। तो अब ये क्या है, क्यों है, जो देखते हैं। तो इसमें एक कथन होता है, प्रश्न में एक कथन होता है, कथन का मतलब वन स्टेटमेंट होता है, एक बार ये विशेषता बताई जा रही है इसकी, साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्न की। ये कथन होता है जो इसका हमें उत्तर देना होता है, उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, जो आंसर है शॉर्ट होता है, ये दूसरी विशेषता है, और जो उत्तर है ये एक शब्द या एक अंक में होता है, एक शब्द कह लो, एक अंक कह लो, या एक संख्या कह लो, तो ये इसकी विशेषता होती है। इसमें क्या लिखना चाहिए कि जो आंसर होता है इसका वो 1 वर्ड में होता है और 1 डिजिट 8 डिजिट में होता है और आ नंबर एक नंबर में होता है। तो कुछ इसकी विशेषता है। अगर हम इसका कोई उदाहरण लेते हैं, थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन से प्रश्न की बात हो रही है। तो हम इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो किसी ने पूछा कि जो तुलसीदास है वो किस काल के कवि थे, ऐसे पूछ लिया गया। या ओडिशा की राजधानी क्या है, इससे से पूछ लिया। कोई भी एक प्रश्न लिख लेते हैं उदाहरण के लिए। यहाँ लिख लिया गया ओडिशा की राजधानी
क्या है, ये क्वेश्चन पूछा। इन्हीं से बोलेंगे व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ठीक, तो अगर हमारे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो जो उसका आंसर देगा तो ऑब्वियसली वो एक शब्द में ही देगा, सिर्फ उस राजधानी का नाम बता देगा और ये उसका आंसर आ जाएगा। तो जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को ही हम साधारण प्रत्याशरण प्रश्न कहते हैं। और कुछ मैंने विशेषताएं लिख दी हैं और फिर इसका मैंने क्या लिख दिया है, उदाहरण लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो दूसरा था बच्चों, दूसरा टाइप क्या था, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, जिसे बोला गया था कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस। तो रिक्त स्थान तो आप समझते ही, बीच में एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और आपको तो अपना जवाब जो देना होता है उस फिल इन द ब्लैंक में ही लिखना होता है। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं उदाहरण को, तो क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे नंबर 1, ओडिशा की राजधानी यानी कि कैपिटल डैश डैश है। इसी प्रश्न को हमने इस अंदाज में लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न बन जाएगा। व्हाट इज द व्हाट इज द नहीं, और व्हाट से लिखोगे तो फिर तो वही क्वेश्चन बन जाएगा, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा डैश डैश फुल स्टॉप। तो इस तरह से जो बच्चा होता है ये होता है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, जो हमारा नंबर 2 था। अभी जो दोनों हमने पार्ट पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, प्रत्याशरण यानी कि रिकॉल टाइप। अब जो है 4 आने हैं, सत्य और असत्य प्रश्न आना है जो दूसरी कैटेगरी में था। यहाँ लिख लेते हैं जो 4 थे, पहला था सत्य या असत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो सीधा एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा जिससे आपसे पूछा गया है कि सत्य है या असत्य है, तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैंने लिखा कोशिका, कोशिका प्राणी के शरीर की इकाई है। ये स्टेटमेंट लिख दिया गया, ये कथन लिख दिया गया और इसका आगे लिख देते हैं सत्य या असत्य। अब जो स्टूडेंट है वो इसे पढ़ेगा और यहाँ पे रेड लगा देगा, यहाँ रोल लगा देगा, या रेड लगा देगा, यहाँ रोल लगा देगा। इस तरह से क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है। वैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा तो बोला जाएगा सेल इज अ यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ क्रिएचर, ऐसा बोल सकते हैं। और यहां पे लिखा होगा ट्रू एंड फॉल्स। ये थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश का प्रयास दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी शब्द को समझने में। तो ये हो गया आपके सत्य और असत्य। उसके बाद का दूसरा प्रकार था बच्चों जो मिलान प्रकार के प्रश्न थे। मिलान प्रकार के प्रश्न, ये मैं रब कर देता हूं।
उसके बाद है बच्चों मिलान प्रकार के प्रश्न। तीसरा हेडिंग है मिलान प्रकार के प्रश्न। इंग्लिश में बोल सकते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, दो कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे, और फिर उनकी हमें मैचिंग करनी होती है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपको समझने में बनाया जाए, कोई एग्जाम्पल, ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ लिख दिया गया है न्यूटन, आर्किमिडीज, डार्विन और खुराना। तो ये जो चारों नाम लिखे गए हैं आपको पता होगा, चारों के चारों क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। अब इनके आगे जो हम इनकी इन्वेंशन लिख देते हैं, इनकी कोई खोज लिख देते हैं। जैसे लिखना चाहिए सेकंड कॉलम में, क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं, तैरना, गुरुत्वाकर्षण, तैरना, गुरुत्वाकर्षण, विकास और डीएनए। इससे मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं। तैरना को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग, गुरुत्वाकर्षण हो गया ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी लिख देता हूं छोटा करके, विकास हो गया डेवलपमेंट, और डीएनए को डीएनए कहा जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉलम है, एक तो फर्स्ट कॉलम है और एक सेकंड कॉलम है, और यहाँ आपसे मैचिंग करने के लिए कहा जाएगा कि किसका आंसर कौन सा है। अब न्यूटन साइंटिस्ट है तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, तो ये इसकी मैचिंग हो गया। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, और खुराना ने डीएनए की खोज की थी। तो इस तरह से मैचिंग हो गई और स्टूडेंट को एक क्वेश्चन भी मिल गया और उसके जो है संपूर्ण ज्ञान की जांच भी हो गई। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तीसरा, उसके बाद ये मिलान प्रकार के प्रश्न थे बच्चों, ये दूसरा था, तो इससे पहले सत्य व असत्य था। अब तीसरा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जानते तो आप हो, बाकी ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं कौन सा और कैसे है। अब तीसरा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे बोला था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें आप जानते हैं कि क्वेश्चन होता है जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? When was first battle of पानीपत? अब इसके यहाँ ऑप्शन बना दिए गए 1525, 1526, 1527 और 1528। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई इनमें से एक है। तो बहुविकल्पीय का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा विकल्प दिए गए हैं, जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को क्या बोलते हैं बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। ये तीसरा प्रकार था। उसके बाद चौथा है वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न, वर्गीकरण प्रकार के क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये कौन सा प्रकार होता है ऐसे देखते हैं। तो नंबर 4 है वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। इसे बोला था क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस।
अब वर्गीकरण तो हम समझते हैं, क्लासिफिकेशन तो हम समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से बनेगा उसकी हम बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कोई 4 शब्द ऐसे लीजिए, अपने पास से लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, 2 शब्द हो गए। तीसरा मेघालय, और चौथा शब्द ले लिया है दिल्ली। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हें हम वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न बोलते हैं। इनमें क्या पूछा जाएगा, या तो लिख के दे दिया जाता है कि 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों में कौन सा एक शब्द अलग है, विच वर्ड इज ओड, इस तरह से बोल दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, तो आंसर तो हमारा आ गया। तो इस तरह से 4 या 5 शब्द दे देना और उनमें से किसी एक अलग पद को छांटना, ये जो प्रश्न होता है ये होता है वर्गीकरण प्रकार का प्रश्न। तो बच्चे हमने सब देख लिए। प्रत्याय स्मरण जो रिकॉल टाइप था वो 2 प्रकार का था। कौन कौन सा था वो हमने बताया था आपको कि उनमें से जो एक था पहला वो तो था सामान्य प्रत्याय स्मरण प्रश्न, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। दूसरे क्या था रिक्त स्थान वाला, ये दोनों समझा दिए। और जो प्रत्यभिज्ञान पर आधारित है, रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 4 प्रकार के थे, वो भी मैंने आपको समझा दिए एक एक उदाहरण देकर, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल गया इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा किस तरह से है। उसके बाद अभी जो मैं बताया था आपको कि नंबर 1 है, नंबर 1 क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब उसी की बात चल रही है। अभी 2-3 प्रकार और हैं, उन्हें और कर लेते हैं, बाकी फिर ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं है। इसके बाद जो बच्चों दूसरा आता है, जो मेन हेडिंग था, याद करो जो मेन हेडिंग लिखा था मैंने, उसमें नंबर 2 है निबंधात्मक प्रश्न, जिन्हें बोल सकते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ये दूसरा प्रकार है। जो मैंने अभी तक आपको समझाया जो नंबर 1 था वही काफी बड़ा है, इसके कोई पार्ट वगैरह नहीं होते। तो नंबर 1 क्या था आपका, वस्तुनिष्ठ, जो बोला गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोले गए थे, और उसके फिर हमने 6 पार्ट पढ़े थे। अब दूसरा क्या है, निबंधात्मक। इससे आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि इसका क्या है। जब हमें किसी चीज को काफी डिस्क्राइब करना होता है, उसके बारे में उम्मीद की जाती है कि जो कक्षा में उसे काफी विस्तार दिया जाएगा, हर एक चीज जो है काफी मुद्दों का ध्यान दिया जाएगा और काफी पॉइंट के द्वारा से विस्तृत किया जाएगा, पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तब हम किस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं। परीक्षा में इनके अंक भी ज्यादा होते हैं, लगभग एक क्वेश्चन 1.5 से या 2 पेज में आता है, और आपने समय कहीं रखे होंगे। तो दूसरा प्रकार है बच्चों वस्तुनिष्ठ के बाद। उसके बाद तीसरा प्रकार होता है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। नंबर 3 है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, जिन्हें बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बोल देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। इनके अंक भी कम होते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और इनमें जो है कोई बड़ा पैराग्राफ या बड़ा पेज नहीं भरना होता, 3, 4 या 5 लाइन में ही आपको अपना उत्तर जो है अच्छी तरह से देना होता है। तो इन्हें बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसी में फिर आते हैं विस्तृत क्वेश्चंस, भी वो आते हैं इसमें, लेकिन जो विस्तृत है वो निबंधात्मक में भी आ जाता है, अलग से भी आ जाता है। बाकी लिख लेते हैं, फिर मैं अंदर समझा दूंगा आपको एक बार। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न, अब इन्हें भी डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं, डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों का नाम एक ही आ गया, तो इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर ये होता है कि जब आप निबंधात्मक बोल रहे हो तो भी आपको डिस्क्राइब करना है पूरी चीजों को, पूरा जो पूछा जाए एक्सप्लेन करना है, और जब विस्तृत बोला गया है तो भी उसे बहुत एक्सप्लेन करना है। तो फर्क ये है
कि अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखता हूँ तो निबंधात्मक का मतलब होता है कि हमें पॉइंट वाइज उसे डिस्क्राइब करना है। जैसे आपने निबंध लिखे होंगे, हम शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लास्ट का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉन्क्लूजन, जिसे उपसंहार बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा चला जाता है, जबकि इसमें इतना बड़ा नहीं जाता। इसमें हम पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते और चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ये समझ लीजिए कि जो इसका अपोजिट है वो ये है। अगर इसका आंसर 3-4 लाइन में आ रहा है तो इसका आंसर जो है 8, 10 या 12 लाइन में आ जाता है, लेकिन ये तो आता है कम से कम 1.5, 2 या 2.5 पेज में। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस पीरियड में हमने पढ़ लिया कि जो प्रश्नों का निर्माण हमारा मेन हेडिंग था कि आपको सीडीपी में ये जो हेडिंग है प्रश्नों का निर्माण क्यों पढ़ाया गया है, इसके शिक्षण में क्या उपयोगिता होती है, और ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर कोई कुशल शिक्षक है, कुशल अध्यापक है, तो उसे प्रश्नों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नों को हमें कैसे उपयोग में लाना चाहिए शिक्षण कक्ष में, और कौन सा प्रश्न किस प्रकार का है कि हमें पूछने से पहले पता हो कि जो बालक है वो जवाब उसका किस तरह से देगा, उसके हमें कितने अंक निर्धारित करने हैं। अगर हमें सब चीज़ें पता होंगी तो कहीं ना कहीं हम अपने शिक्षण से बालकों को प्रभावित कर पाएंगे, जिससे उनकी रुचि क्रिएट होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जो शिक्षण या अधिगम है वो संपूर्ण होगा, वो अच्छी तरह से ये क्रिया पूरी मानी जाएगी। ठीक, तो ये कहते ही साथ ही मैं इस पीरियड को समाप्त करता हूँ। और ये जो है कम्पिटिटिव पीरियड हो गया, इसमें कोई सेकंड या थर्ड पार्ट नहीं है इसका। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ गई होगी सब चीज़ें। सब एक बार आप लिख के कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस पीरियड में जल्दी नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।